Chemistry we have done with the mostly 11th portion, almost we have done. In the 12th portion, we are left with the organic chapters that are having a good weightage ना, जो आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, या जो अल्कोहल वाला चैप्टर है, नाइट्रोजन वाला चैप्टर है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी यही डिस्कस किया था कि अब थोड़ा हम चैप्टर वाइज लेंगे पहले, बिकॉज जो चैप्टर बिल्कुल भी यहाँ पे स्टडी नहीं किया आप लोगों ने, उसको थोड़ा सा एक बार बता देंगे, उसके क्वेश्चंस डील कर देंगे, उसके बाद कंप्लीट लेंथ पेपर पे जाएंगे। तो लास्ट क्लास में जो अपना टारगेट था वो 15 क्वेश्चंस का था। आज का जो टारगेट मैंने सेट किया है वो 20 क्वेश्चंस का है। हाँ, एक बात और मुझे आपसे करनी थी बच्चा, बिकॉज द लेफ्ट पोर्शन इन द केस ऑफ केमिस्ट्री इज अ 12th ऑर्गेनिक पार्ट। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी 12th ऑर्गेनिक पार्ट करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो जीओसी होता है। तो लास्ट 15 क्वेश्चंस जो थे आपके वो जीओसी के ही थे। आज के 20 क्वेश्चंस भी जीओसी के ही होंगे। उसके बाद जब 35 क्वेश्चंस करा के मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि वी हैव डन विद all these things की basics हमारा हो गया है, then I will take you to the alcohols chapter, because the chapter alcohol we have not done here in the class. And after the alcohol chapter we will discuss the functional group, that means oxygen containing compounds, aldehyde ketones and all, and then is the nitrogen one. तो जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े हैं और जिनका अच्छा वेटेज आता है वो पहले करें। तो एग्रेड सभी को समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं जीओसी से? यू डोंट नो कि पेपर में क्या क्या होता है? नो मैम, मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं जीओसी सेक्शन में। एक्चुअली में ये कुछ ऐसा नंबर फिक्स नहीं होता है, वी कांट से कि कितने आते हैं, क्योंकि जो लास्ट 2 टाइम में पेपर हुआ है ना, जो मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए, जो पेंडेमिक टाइम में एग्जाम हुआ है उसमें पेपर ऐसा भी सेट हुआ है कि कुछ बहुत अनइम्पोर्टेंट थी चैप्टर, जैसे बिल्कुल लर्न करने वाले ही है मेटलर्जी, तो वहां से क्वेश्चन आ गए 1 2 3, ज्यादा क्वेश्चंस आ गए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए। तो ऐसा नंबर नहीं हम बता सकते हैं कि उसमें से कितने सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये ऐसा कुछ भी किसी में भी फिक्स नहीं होता। कई बार आपको रिडॉक्स का क्वेश्चन दिखेगा, कई बार आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल दिखेगा, रिडॉक्स का नहीं दिखेगा। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेगा। जैसे 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही मोलालिटी का आया था। अब कई बार वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिखता, सॉल्यूशन में मिक्स होके आता है। तो वी कांट से लाइक दिस कि कितने क्वेश्चन आते हैं जीओसी में से, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बट इतना फॉर द श्योर है कि जीओसी आएगा तो आप आगे कर सकते हो, नहीं तो नहीं आएगा। और जीओसी के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्या, आते ही हैं। ठीक है ना? जो आप पढ़ते हो जीओसी में, क्या पढ़ते हो, फंक्शन ग्रुप पढ़ते हो, वही तो है 12th में। तो डिफरेंस कहाँ है मुझे बताओ। अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अभी टाइम हो रहा है हमारा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ पे आती है बताओ मुझे? SN1 SN1 में आती है। और SN1 किसका टॉपिक है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। तो देयर इज अ नो डिफरेंस। उसमें आप कहाँ डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वो क्वेश्चन किसका है? वो हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी उसको कंसिडर कर सकते हो, जीओसी में भी। तो जीओसी तो आपकी सारी उसमें यूज होनी ही होनी है। ठीक है, तो इसको छोड़ के चलने से कुछ नहीं होना भाई। तो फर्स्ट ये आज की क्लास में ही होगा बस, उसके बाद अल्कोहल स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन और होगा, और आपको पूरा बता भी दिया जाएगा कि किस किस पैटर्न में क्लास में क्या क्या होगा। ठीक है? और जो नेक्स्ट वीक की क्लासेस प्लान्ड होंगी उनका सारा आपके पास होगा कि ये हमारे पास होगा, आज ये वाले सवाल होंगे, दिस एंड दैट, वो सब आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of the following radicals is। देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे फॉल करता है। ये क्वेश्चन जीओसी में भी फॉल करता है, ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन में भी फॉल करता है।
ये क्वेश्चन आपके पास जब आप हैलोजनेशन ऑफ एल्केन करते हो, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, आपको पता है ना उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यू नो दिस थिंग और नॉट? हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, अब हैलोजनेशन ऑफ यस एल्केन मैम। टॉपिक किस चैप्टर में जाएगा? ये हैलो एल्केन में जाएगा। तो मुझे बताओ आप फिर ये किस चैप्टर का हो गया क्वेश्चन, जिसमें मर्जी कंसिडर कर लो इसको। तो बेटा इसका फर्स्ट है वेरी इजी, ये सारी क्लास को आ जाना चाहिए। CH3 ट्वाइस C.H, देन CH3 थ्राइस। नेक्स्ट क्लास में जब आपको अल्कोहल पढ़ाया जाएगा उसके मैकेनिज्म भी कराया जाएंगे और उसके रिएक्शंस एंड ऑल वैसे पढ़ाया जाएगा जैसे हम पढ़ते थे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में ज्यादा लेंगे उसे। C6H5 ट्वाइस एंड CH डॉट, और लास्ट में है C6H5 थ्राइस और C डॉट। B is C6H5 thrice, C dot, C6H5 twice, CH, then is a CH3 thrice, C, और लास्ट में है CH3 twice, CH, and the C1 is C6H5 twice, CH, C6H5 3 times, C, और फिर है आपका ट्राइमिथाइल वाला फ्री रेडिकल, देन इज CH3 twice CH, D is CH3 twice CH, CH3 thrice, C dot, C6H5 thrice, C dot। जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा आप लोगों को तो आंसर मिल गया होगा कि क्या हो रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर क्विकली एंड सेंड द ऑप्शन की क्या हो सकता है। What is the order of stability of free radical? You have to send your answer in the chat box. एक आंसर अभी तक आया है मेरे पास। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट बेटा, काव्या का और प्रिंस का। Why all are not responding? सभी को बताना है, ऐसे नहीं पता लगेगा आपको कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, फ्री रेडिकल किस टाइप की स्पीशीज है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम ही आप तब कर सकते हो अगर आपको ये पता हो कि जो भी रिएजेंट आप यूज कर रहे हो या जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है या न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है? किस कैटेगरी में आता है? हु इज गोइंग टू टेल मी कि फ्री रेडिकल किस कैटेगरी में आता है, वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? वो आंसर, फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी कहीं ना कहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं तो जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है वो किस पे डिपेंड करेगी? The stability of the free radicals, the stability of the free radicals will depend upon जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लस एम, फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस HC, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? प्लस आई। दीज आर द थ्री ग्रुप्स जिससे आपके पास स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की बढ़ेगी। अब आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा बेटा,
C6H5 भी था, CH3 भी थे। तो आप पहले ये चेक कर लेते हैं C6H5 कैसे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। मान लो मेरे पास ऐसा C6H5 है और ऐसे 2 ग्रुप्स और लगे हैं, है ना, 3 फिनाइल हैं और यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब आप देखो क्या होगा इसमें, इन दिस स्ट्रक्चर ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देन इज ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, एक पीएच यहाँ है एक पीएच यहाँ है, तो ये तो सी न्यूट्रल हो गया। और जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो ये है। अब उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। तो व्हेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक व्हाट वुड हैपन बेटा, तो इस केस में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों फिर से आपके पास बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, डबल बॉन्ड CPH एंड PH। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहानी ये हुई कि इसमें कंजुगेशन हो रहा है। ये चाहे आगे जितना मर्जी चलाते चलो, अगर आपने कभी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाई है तो एक बार मैं सारी कंप्लीट कर देती हूँ। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो अब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा आपके पास दिस पोजीशन एक यहाँ पे आ गया, यस यस। उसके बाद CPH इज हेयर एंड द PH इज हेयर, और अल्टीमेटली ये वापस से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब लास्ट में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वापस से आपकी ओरिजिनल बेंजीन वापस एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी। PH is here, PH is here and one dot is here. तो this is how plus M, ये plus M हो रहा है। plus M मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, because your free radical not lone pair, क्योंकि ये odd electron pair है। free radical odd electron is in conjugation with the pi, तो जब pi से इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो ये प्लस M है। तो प्लस M की तो प्रायोरिटी वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो यानी कि प्लस M से हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन जितना भी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी, जितने भी आंसर अभी मेरे पास जिन बच्चों ने भेजे हैं सभी के आंसर सही हैं, वेरी गुड। तो जितने भी आपके पास ग्रुप थे उसमें सबसे ज्यादा होगा जहाँ पे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं C6H5, फिर 2 लगे हुए हैं। अब यहाँ तो डीलोकलाइजेशन वाला काम तो खत्म हो गया, यानी कि ये भी प्लस M से स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी प्लस M से स्टेबलाइज कर रहा है। अब आई इसकी बारी, ये किस तरीके से स्टेबलाइज करेगा, ये प्लस HC से करेगा। इसमें 3 लगे हुए हैं, ये भी प्लस HC से करेगा। इसमें 2 लगे हुए हैं, तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास, ए आंसर आ गया। तो यानी कि अगर आपको ये कहानी पता है तब आप काम कर सकते हो। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स का। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तब आप बता सकते हो, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को क्रैम नहीं करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में कई बार 1 डिग्री में डीलोकलाइजेशन होता है तो वो 3 डिग्री से या 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है कि हम M से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, या बेसिक इसका क्या है। तो इज दैट क्लियर, A ऑप्शन वाज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस। मैम अगर डीलोकलाइजेशन होगी तो फ्री रेडिकल बोलो बेटा, या फिर अनस्टेबल। आपकी ना बहुत फीबल है वॉइस, बोलो जरा जोर से। मैम अगर डीलोकलाइजेशन होगी तो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल। सॉरी बेटा, यू आर नॉट एट ऑल ऑडिबल। या तो फिर आप ऐसा करो, जो आप पूछना चाहते हो आप चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस इतना समझ आ रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दो, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखती हूँ फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। ओके। ठीक है, अब ये देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वाला भी अच्छा गया आपका क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी among the 3 main conformations, 3 main conformations, और वो conformations क्या क्या दी हुई हैं, that is the eclipsed। ये क्वेश्चन आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का है। eclipsed, after that is the anti, the third is the Gauche of 2
फ्लोरो इथेनॉल इज, ठीक है। तो ए इसका आ जाएगा एक्लिप्स्ड, बी इसका आ जाएगा गॉचे, सी इसका आ जाएगा एंटी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको चेक करना है। देन इज अ गॉचे, एक्लिप्स्ड, एंटी, सी इज द एक्लिप्स्ड, एंटी, गॉचे, डी इज द एंटी, गॉचे, एक्लिप्स्ड। हाँ जी, इसका आंसर देना है आपको। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पूछा है प्रिंस ने, विद द डीलोकलाइजेशन फ्री रेडिकल्स स्टेबल और अनस्टेबल। किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट का मतलब है जो रिएक्शन के दौरान चीजें बनती हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उसके चार्ज के कारण है। कार्बोकेटायन की सॉरी रिएक्टिविटी की बात हो रही है ना, कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी उसके प्लस चार्ज के कारण है, तभी कोई इसके नेगेटिव आएगा। कार्बेनायन की रिएक्टिविटी उसके माइनस चार्ज के कारण है, फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी उसके डॉट के कारण है। तो अगर कोई भी ग्रुप इसके प्लस चार्ज को खत्म कर रहा है, माइनस को खत्म कर रहा है, डॉट को खत्म कर रहा है, तो इसका मतलब है वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है और स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अगर आपका फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, तो वो रिएक्ट करके रिएक्टिविटी को अपनी कम कर रहा है। डीलोकलाइजेशन में जब जा रहा है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है वो। आप ऐसा मानो ना कि किसी पर्सन को आपको मिलना है, अगर वो किसी एक जगह पे प्रेजेंट है तो आप उसे जाके मिल सकते हो। अब वो घूमने फिरने लग गया एक एरिया में, तो तुम उसे थोड़ा ना पकड़ सकते हो। तो इसलिए फ्री रेडिकल का डॉट अगर वहीं पे रहेगा तो वो ज्यादा 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 रिएक्टिव होगा, कोई भी आके इससे रिएक्ट कर सकता है, स्टेबल वे कम होगा। और अगर वो घूमने फिरने जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन हमेशा चार्ज को स्टेबल करता है, चाहे प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो, चाहे माइनस का, और चाहे फ्री रेडिकल का। और इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज उसको रिएक्टिव बनाता है, मतलब जो पॉजिटिव बढ़ाएगा नेगेटिव बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल की वो उसको बढ़ाएगा, वहीं पे रहने देगा, डीलोकलाइजेशन नहीं कराएगा, वो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। तो आपका आंसर है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ना कि रिएक्टिविटी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आया है हमारे पास 2-3 बच्चों से, और तीनों बच्चों के आंसर अलग अलग हैं। अब चारों के आंसर अलग अलग हो गए, मतलब बहुत श्योर नहीं हो आप। हर्ष का भी अलग है, मतलब खैर इनमें से कोई एक है। अभी तक मेरे पास सही आंसर, रुको, सही आंसर वैशाली ने दिया है। हाँ जी, कैसे चेक करेंगे? देखो, पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कंफर्मेशन किसकी, पहले तो बता रहा है 2 फ्लोरो इथानॉल। इथानॉल का फॉर्मूला क्या है बच्चा? CH2 इसके साथ OH लगा है, 2 फ्लोरो लिखा है, तो इसका मतलब है एक फ्लोरो यहाँ पे होगा, एक नंबर 2 नंबर, तो दिस इज अ 2 फ्लोरो इथानॉल। ठीक है। अब इसमें आप कायरल कार्बन एटम, या कायरल तो है नहीं है इसमें क्योंकि दोनों में CH2 है, ये कार्बन एटम दोनों को स्टार मार लो। अब इस कार्बन के 2 ग्रुप कौन से हैं? H और H, और तीसरा ग्रुप है F, और चौथा ग्रुप है ये बड़ा सारा, इसके भी ऐसे ग्रुप हैं। तो अब आप इसकी ना न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं। अब इसमें देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब हम इसका बनाएंगे, मतलब सर्कल वाली जब इसकी कंफर्मेशन लिखेंगे, तो एक कार्बन पे तो 3 ग्रुप हैं, H, F और F। अब देखो, मैं अगर इनको ऐसे ही लगा दूं, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक F यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब दूसरे के 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? OH है, H और H है, एक तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, ये होता है फ्रंट कार्बन एटम। फ्रंट कार्बन एटम को ऐसे लिखते हैं
3 लाइनें लगा के, जहाँ पे ज्वाइन होती है, वहां पे जहाँ पे मीट करती है वहां पे आपके पास कार्बन होता है। और बच्चा जो दूसरा कार्बन एटम है ना, ये सीसी बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे होता है। तो अगर एग्जैक्टली इसके पीछे होता है तो वो तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते 2D पे। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो पिछले वाला कार्बन है। अब उसके 3 ग्रुप जब आप लिखोगे, 2H और 1OH, तो हमारे पास ना एक तो ऐसे आ सकता है, ये दिस दिस दिस। अब इस कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास 2 RR ग्रुप होते, थोड़े से बड़े बड़े ग्रुप होते, जैसे CH3 है, ये तो छोटा है F, तो अगर वो इस तरीके के अरेंजमेंट में आते हैं तो उसको गौचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गौचे। एंटी किसको बोलते हैं? एंटी इसको बोलते हैं कि जो आपके हेटेरो ग्रुप है या बड़े ग्रुप हैं, जिसको आप बोलते हो, स्पेशली मैं बड़े ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। एक CH3 था, एक CH3 था, अगर ऐसी वाली अरेंजमेंट में आए तो उसको एंटी बोलते हैं। यहाँ पे CH3 तो है नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है, एक OH है और एक F है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंटी होंगे। अब तीसरा क्या है, एक्लिप्स कंफर्मेशन है। एक्लिप्स कंफर्मेशन और स्टैगर्ड कंफर्मेशन में क्या फर्क होता है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन में ये जो आपके हैं इस तरीके से होते हैं। मुझे अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी, पहले मैं थोड़ा इसका बता देती हूँ। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड में से स्टैगर्ड कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें इस तरह ये सब स्टैगर्ड है। ये देखो, एक ऐसे है, मतलब 1 अप एंड 2 डाउन, एक बोलते हैं इन्वर्टेड वाई, दूसरे को बोलते हैं सीधा वाई। ये स्टैगर्ड है, इसमें कम रिपल्शन है। और मान लो तुम्हें ऐसा बना दिया जाए, ऐसा 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 ऐसा, सारे ग्रुप एक साइड पे, तो ये तो ज्यादा आपकी अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, तो इसको एक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो अगर चेक किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए? एंटी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट साइड में है। उसके बाद गौचे को होना चाहिए, और उसके बाद सबसे अनस्टेबल एक्लिप्स को होना चाहिए। जरा मुझे थम्स अप देके बताओ किस किस को मेरी ये बात समझ में आई। एंटी का मतलब है 2 बड़े ग्रुप जो हैं, एच तो छोटा ग्रुप होता है ना, तो जो 2 बड़े ग्रुप हैं अगर एक दूसरे से 180 है स्टैगर्ड कंफर्मेशन ही है। स्टैगर्ड का मतलब है कि मतलब एक इन्वर्टेड वाई और एक सीधा वाई। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है तो वो एंटी होगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में है सारे ग्रुप्स तो वो एक्लिप्स्ड होगा। और अगर वो इस तरह के अरेंजमेंट है तो वो गौचे होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर नॉर्मली क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी होना चाहिए, उसके बाद आंसर आना चाहिए गौचे, और सबसे कम स्टेबल होना चाहिए एक्लिप्स। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है, पर इस क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन भी नहीं है, उसका भी रीजन है। वो क्या है? आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास OH और F है। ठीक है, अगर मैं ये हाइड्रोजन इस साइड ना दिखाने की जगह इस साइड दिखा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये तो कहीं भी लगा सकते हो आप। वैसे तो ये आपका होगा स्पेस में, मुझे 2D पे बनाना है। तो इनमें क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली में, या कोई भी बॉन्ड बनता है ना बच्चा, तो एनर्जी तो रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज करेगी। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है तो इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। किस किस के विद रिस्पेक्ट टू? गौचे सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एंटी उससे कम हो जाएगा, और अच्छा रुको, जैसे उसने बोला था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो काफी बच्चे तो इस चीज में भी कंफ्यूज हुए होंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे कम वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद देन एंड दिस एंड दिस। आप मुझे बताओ कि पहले ये पूछ लेते, ये कौन सी कंफर्मेशन मैंने लिखी है, फिर आएगा तुम्हें सवाल का जवाब। ये क्या है कंफर्मेशन, इसका क्या नाम है? एंटी। शाबाश। अब ये बताना मुझे, इसका नाम बताओ। अरे इसका नाम बताओ। गौचे। शाबाश। अब इसका नाम बताओ। ये क्या लिखा है मैंने? एक्लिप्स। ये है एक्लिप्स्ड। और ये दोनों एक्चुअली में कैसी कंफर्मेशंस होती हैं?
स्टैगर्ड। तो यहाँ पे दो बातें अगर तुम्हें आती होती तो क्वेश्चन आता कि सबसे पहले तो जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है स्टैगर्ड की, मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए। फिर आता है एक्लिप्स का नंबर, और यहाँ पे तो बीच वाली सक्सेस भी दे रखी है ना, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, एंटी की। उसके बाद क्या होना चाहिए, वॉचे की, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और उस लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्लिप्स्ड। पर एक बात ये भी तो देखो ना, यहाँ पे नो एच बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अपने वाले क्वेश्चन में क्या था, ये तो पहले बेसिक है, ये जो एनसीईआरटी बोलती है वो है। अपने वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो एक स्टेप आके चला गया क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आ गया, बॉचे, उसके बाद आ गया एंटी, और सबसे कम स्टेबल क्या है, एक्लिप्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? मैम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो इसका आंसर ए होना था फिर। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर ये 2 फ्लोरो इथेनॉल भी ना होता। तो क्वेश्चन अगर कुछ आर के पर्सपेक्टिव से पूछता, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ब्यूटेन प्रोपेन इस तरह से दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से पूछता तो ये ऑर्डर है। पर इस क्वेश्चन में क्यों चेंज आया है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल में से कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल में से बच्चा जी एनर्जी लॉस हो जाता है तो वो कम एनर्जी का हो गया, कम एनर्जी का हो गया तो अपने आप स्टेबल हो गया। भाई समझ में आया क्यों हल्का फुल्का चेंज आया इसमें? यस मैम। Yes. तो ये 6 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2006 में। तो ये नॉर्मल ऑर्डर आप सही कर रहे हो, जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है, बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि वो एनसीईआरटी को पढ़ के आंसर दे रहे हैं, बट वो वाला आंसर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण थोड़ा सा चेंज हुआ। चलिए, उसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, स्पीड कम रह रही है आज हमारी। आपको देना है मुझे करेक्ट ऑर्डर ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये जीओसी का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये इंक्रीजिंग है बच्चा, पता लग ही गया होगा, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बोलना है। तो ए ऑप्शन है CH3COOH, बी ऑप्शन है MECH2COOH, सी ऑप्शन है CF3COH, बहुत इजी क्वेश्चन, डी है MECOOH, और ए हो गया इसका BDAC। तो बी हो गया DACB, और सी हो गया इसका DABC, और डी हो गया इसका ABCB, और इसमें तो निशान भी लगा रखे हैं तो टाइम नहीं लगेगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर चैट बॉक्स में भेजिए, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन आ गया बहुत, सब बच्चों को पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है जो आपका अल्कोहल से नेक्स्ट वाला चैप्टर है। No answer yet. This is a quite easy question. चलिए चलिए जल्दी से भेजिए। Everybody has to give the answer ना, ऐसे थोड़ा चलता है। करेक्ट नहीं दे रहे हो आप इसका भी आंसर। ईशा का करेक्ट है। अमित का भी करेक्ट है।
चलिए एनी हाउ, अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की? हेमंत नहीं, करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बहुत सीधी सी बात है बेटा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो होते हैं, है ना, RC डबल बॉन्ड O एंड H। अब देखो इस क्वेश्चन में से अर्पणा करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में से जब ये एसिडिक होगा तो हर्ष नॉट करेक्ट, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H प्लस होगा, है ना। तो इस पे नेगेटिव चार्ज मतलब किसी न किसी तरीके से O को इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, अक्षिता करेक्ट, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जानी चाहिए, तभी तो वो हाइड्रोजन से खींचेगा ना। तो ये ग्रुप तो बहुत सही है, ये तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, ठीक है, पर ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के, -I -HC और -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +M +HC और +I। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को आप ग्रुप से देख सकते हो। अब क्वेश्चन आपके पास क्या था? पहला है CH3COH। अब आप मुझे बताओ CH3 का कैसा इफेक्ट होता है? +I। अब आगे है Me मतलब CH3 CH2 COOH, ये आ गया। अब उसके बाद है CF3COOH। अब है एक कार्बन एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 हाइड्रोजन तो है ही नहीं, फिर चाहिए ही नहीं हमें हाइड्रोजन भाई। क्या हो गया हमारा? 1 2 3 1 चाहे है। चलो है नहीं। अब आप मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इसका +I इफेक्ट है, ये भी समझ में आ रहा है इसका +I इफेक्ट है, और ये भी समझ में आ रहा है कि इसका -I इफेक्ट है, और बहुत ज्यादा 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो पहले तो वो वाली ऑप्शन को कभी नहीं आंसर करना जिसमें फ्लोरीन को सबसे ज्यादा नहीं लिखा। तो CF3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक ही तो ग्रुप है जिसके केस में होता है, जस्ट अ मिनट, एक ही तो केस है जहां पे -I वाला ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी सारे ग्रुप में तो +I प्रेजेंट है। तो इसलिए आपको C वाले ऑप्शन को सबसे पहले लेना है। अब बाकियों में कैसे चेक करोगे? हाउ टू चेक इन द अदर थिंग्स? अब देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे CH3CH2 ग्रुप लगा है, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ना, इस वाले कार्बन को कंसिडर करो। इस वाले कार्बन पे एक CH3 है, 2 H है। इस वाले कार्बन पे 2 CH3 हैं एंड 1 H है एंड COH। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगे हुए हैं? D वाले में। तो D सबसे कम होना चाहिए, तो A ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो D में सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप है जो इसमें +I जनरेट करेंगे, तो D सबसे कम, C सबसे ज्यादा, ये तो ठीक हो गया। अब ये वाला ग्रुप बड़ा है, मतलब इसका ज्यादा +I इफेक्ट है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है ना, बाकी 2 हाइड्रोजन है, इसमें तो H है सारे, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C होगा। इस तरह से आपको हिसाब किताब लगा लेना है। हमेशा क्वेश्चन में से पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो इफ पॉसिबल, ठीक है। CF3 सब आपको, सब बच्चों को दिख जाएगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो सबसे पहले आपको इसको ले लेना है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो B एंड D को कट ऑफ कर दो। उसके बाद आप उसका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसको उसके बगल वाले कार्बन को पकड़ो। तो दिस इज एडजेसेंट कार्बन एंड चेकआउट की मिथाइल ग्रुप कितने कितने हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा कम कौन होगा? D, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A। मैम P का +I A से ज्यादा होगा? क्या कह रहे हो आप? P का +I A से ज्यादा होगा? एक्चुअली D का +I ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैम D को P का D का +I A से ज्यादा होगा? D में एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, A में एक कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं, तो H का तो
कोई इफेक्ट होता नहीं है। ये देखिए डी और ए में जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ऑप्शन चाहे गलत हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। आप ये देखो, ये कहानी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब आप मुझे इसका एसिडिक कैरेक्टर लगा के बताओ। ए बी सी डी सब छोड़ो, हमारा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। दिस इज ए बी सी डी। आप बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा इसमें? डी। आपने डी कहा? यस मैम। अच्छा, उसके बाद? मैम सी। बी। सी गलत आंसर है। उसके बाद? मैम बी। उसके बाद? सी। उसके बाद? देन ए। मतलब सबसे कम कौन एसिडिक होगा? ए। ये क्लियर है सबको? यस बस मैम। कॉन्सेप्ट सही होना ही जरूरी है। अब हम अपना एक बार मैम छांट आपने लेते हैं, डी और ए रीचेक कर कौन सा लेते हैं। लिखा, कौन सा? पता नहीं, या तो ना प्रिंस तुम्हारे वहां पे कोई दिक्कत है, मुझे आपकी बात ना बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही। मैं एक बार दोबारा ऑप्शंस दिखा देती हूँ आपको। सबसे ज्यादा तो CF3 होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे कम ये होगा क्योंकि इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए थे, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बी और ए में से किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बी और ए वाले में कह रहे हो आप? यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि इसने करेक्ट किसी भी ऑप्शन को नहीं दिया हो, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं खुद से, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डी तो ठीक है, सी भी ठीक है। अब इसमें 1 मिथाइल था और इसमें तीनों हाइड्रोजन थे, तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इसको, और ये होना चाहिए उसके बाद। ये इसने करेक्ट ऑप्शन कोई दी नहीं हुई है, हमने इसको सही कर लिया है। ठीक है जी, ओके मैम। चलिए। हाँ आप ठीक आई है आवाज। पहले ना इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है। अगला क्वेश्चन मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बिकॉज हाँ जी कर दिया काव्या, हो गया बेटा। वो एक्चुअली में क्या था ना, किसी ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ था, हमने एक्सप्लेनेशन सही करी है, हमने 2 दे के लगा दिया। सही है। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर भी चुके हैं। द नंबर and types of bonds between CaC2, और क्वेश्चन के वो और है ऑप्शंस। CaC2 में जब उसने पूछा है ना, ये वाला ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको आंसर देना है इनमें से। आयोनिक कोवलेंट वाली ऑप्शन सही है, कोवेलेंट आयनिक वाली ऑप्शन सही है, कोवेलेंट वाली ऑप्शन सही है, या आयनिक वाली ऑप्शन सही है। मतलब वो कैल्शियम और कार्बाइड की बात कर रहा है पहले, फिर कार्बन कार्बन की बात कर रहा है। कैल्शियम और कार्बाइड में कौन सा बॉन्ड है? Ca2+ प्रेजेंट है, C2 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो पहले कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ये आयोनिक। उसके बाद C2 नेगेटिव को देखा जाए तो उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। और इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो पहले वाला आयनिक, फिर उसके बाद कोवेलेंट। ठीक है जी, नंबर आप लोग नोट करते रहना, मैंने लिखा नहीं है। क्या नंबर था लास्ट वाले क्वेश्चन का, एक बार देख ले क्या? मैम 3 4 नंबर, अब 5 नंबर। Due to the presence of unpaired electron,
due to the presence of, very easy question, unpaired electron, free radicals are, ये कैसी स्पीशीज हैं? पहला ऑप्शन है कैटायन, दूसरा ऑप्शन है एनायंस, तीसरा ऑप्शन है केमिकली इनएक्टिव, चौथा ऑप्शन है केमिकली रिएक्टिव। देखिए क्या आंसर है इसका। Which is a correct option? Quickly you can type your answers in the chat box. जब तक आप ये आंसर टाइप करते हो तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देती हूँ। 3 degree alkyl halides are practically inert to, ये inert लिखा है, inert to substitution by SN2 mechanism because of A is a steric hindrance, B is a inductive effect. ये तो अभी आप हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन का हेरिंग्स का पेपर भी दे के आए हो, पेपर में भी पढ़ के गए थे, तो अब मुझे बताना तैयार तो है तुम्हारा इसका क्या आंसर है। इंस्टेबिलिटी, डी इज अ इनसॉल्युबिलिटी। काफी हमारे पास आंसर आ चुके हैं 5th नंबर के लिए। अब आप आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना है 5th का दिया या 6th का दिया है। तो 5th का आंसर ऑलमोस्ट सब बच्चों का सही है, केमिकली रिएक्टिव। जितनी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होती हैं वो केमिकली रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज, कोई भी फ्री रेडिकल उनको रिएक्टिव बनाएगा। ठीक है, लाइफ स्पैन उनका कम होता है। 6th का आंसर अभी 1-2 बच्चों ने ही दिया है। 6th का एक ही आंसर आया अभी मेरे पास, या तो फिर काव्या का भी 6th का ही है ये। ठीक है, हाँ जी, क्या आंसर है 6th क्वेश्चन का? 6th में पूछ रहा है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 नहीं करते हैं। SN2 1 स्टेप में होते हैं, और 1 स्टेप में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्टेरिकली स्पीशीज होती हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट ए। यस मैम। और जितने भी बच्चे हैं अभी तक सबने सही आंसर दिया है, चाहे मैंने नेम नहीं भी बोले तब भी सही आंसर ही दिया तुमने। 7th क्वेश्चन, अगला फिर क्वेश्चन एसिडिक करेक्टर का, झट से कर लोगे तुम, बहुत आसान है। मैम प्रीवियस स्लाइड करना, मैंने वैसे ही सोल्व कर लिया था, तो मैंने लिखना है थोड़ा सा। क्या कह रहे हो बेटा? बोलो। डन। अच्छा जी। अमंग द फॉलोइंग एसिड्स which has lowest pKa value, ये वाले एसिड्स में से लोएस्ट pKa वैल्यू किसका है? A is a CH3CH2COOH, B is a CH3 twice CHCOOH, C is a HCOOH, D is a CH3COOH। चलो फटाफट से आप इसका आंसर दो। मीनवाइल मैं 7th का आंसर लिख के देखना, मैं 8th लिख रही हूँ तब तक। The decreasing order of nucleophilicity among the nucleophiles. A is CH3, C double bond O and O negative.
B is CH3O negative, C is CN negative and the D is थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, CH3PH S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और इसकी ऑप्शन में कलर चेंज करके लिख देती हूँ यहीं पे। जो ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम C रहेगा, फिर B रहेगा, फिर A रहेगा, फिर D रहेगा। B रहेगा आपका, या आप इसमें ऐसे भी लगा सकते हो, B रहेगा आपका B, C, A और D। C रहेगा आपका D, C, B, A। D रहेगा A, B, C and D। Find out the answer. चलो जी, काफी सारे आंसर हमारे पास 7 के लिए तो आ चुके हैं। 7 का अब वैशाली मुझे नहीं पता तुमने किसका आंसर भेजा है वो। 7 का आंसर अभी तक तो मुझे किसी का सही नहीं लग रहा। कौशिक का सही है, अक्षिता का सही है, भारती का सही है और काव्या का भी सही है, बाकी किसी का सही नहीं है। चलिए लेट्स चेक आउट द आंसर फॉर द 7th। लोएस्ट पीकेए वैल्यू, पहले तो आपको पीकेए समझना पड़ेगा, पीके नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं लग सकता। तो अगर उसने पूछा है लोएस्ट पीकेए, तो लोएस्ट पीकेए का मतलब है उसने पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था वो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में बाकी सब में तो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के। तो इसमें आंसर होगा C। 8th क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने दिया है। भारती का 8th क्वेश्चन का आंसर सही है, कौशिक का भी सही है, और अभी किसी बच्चे ने नहीं दिया है। हर्ष का भी सही है। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, इस पे थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं। वैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्लास में भी किया था ये। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको चेक करने के लिए हमारे पास स्पीशीज क्या क्या दे रखी थी। एक तो दे रखी थी CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक दे रखा है CH3O नेगेटिव, एक दे रखा है CN नेगेटिव और एक दे रखा है CH3। उसके साथ एक फिनाइल लिखा था, मतलब बेंजीन है, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये स्पीशीज हैं। और मैंने ऑर्डर क्या दिया था आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले लिखना है सबसे ज्यादा वाला। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, कैसे पता लगाएंगे। इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है, ईशा का सही है, हर्ष का भी सही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है डोनर एबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, डोनर एबिलिटी, देने की टेंडेंसी। तो देगा तभी जब भी उसके पास इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे रहेंगे। अगर इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, जहां जहां पे डीलोकलाइजेशन होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी लिखा था, डीलोकलाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगा। तो सबसे पहले तो ये वाले दो कम होने चाहिए। अब ऑप्शंस छांटो। डी, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डी को सबसे पहले लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें से एक ही छटा, क्योंकि डी को बाकियों ने ऐसा जस्टिफाई नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी और आपका ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और डी, तो ये तो होने चाहिए आपके कम।
तो अब पहले डी और ए में ही कंपटीशन कर लेते हैं, कहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, डी पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है या ए पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। डी पे देखो, ये यहाँ पे भी जा सकता है, या यहाँ ना गया तो यहाँ पे भी, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हो रहा है, तो डी ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। डी ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो इसका मतलब है सबसे कम होगा डी, उसके बाद आएगा ए। अब कंपटीशन बचा बाकी दोनों में, CHO नेगेटिव और CN नेगेटिव। CHO नेगेटिव और CN नेगेटिव में से आपको देखना है डोनर एबिलिटी, तो ये तो सवाल बहुत आसान था। CH3 जो प्लस आई इफेक्ट जनरेट करता है वो O नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि दिस इज अ गुड बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बी सबसे ज्यादा होगा और साइनाइड उसके बाद आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा सबसे ज्यादा बी, सी, ए एंड डी। अब अपनी ऑप्शन छाटो, सी ए बी डी ये नहीं हो सकता, ए बी सी डी ये नहीं हो सकता, तो बी सी ए डी, ठीक है। एरो के निशान हमने गलत लगा दिए हैं, फिर भी बच्चों ने आंसर दे दिया, कितने अच्छे बच्चे हैं बताओ, ठीक है। निशान नहीं लगाने हैं बीच में, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है डिक्रीजिंग और नीचे हो गया इंक्रीजिंग। तो जिन बच्चों ने कॉमा समझ के क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, डिक्रीजिंग है तो उल्टे निशान आने थे ना। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर 8 का। नाउ लेट्स चेक आउट फॉर द 9th क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी भी सिंसियरिटी से नहीं ना पढ़ रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है काम। तो अभी आपको हर कंसेप्ट को बहुत ढंग से लेना पड़ेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास अब। द रिएक्शन देखो क्या है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स प्लस न्यूक्लियोफाइल। बच्चा ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का सवाल भी बन सकता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ और NU प्लस एक्स नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। वो कह रहा है इज फास्टेस्ट, ये फास्टेस्ट होगा व्हेन एक्स इज, जब एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले है OCOR, दूसरा है OC2H5, तीसरा है NH2 और चौथा है Cl। गो फॉर इट, क्या आंसर आएगा देखो इसका। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर आया है प्रफुल्ल का, ठीक है आपका आंसर। एक आंसर आया अभी तक। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का क्वेश्चन है जो अभी आपने एग्जाम में लिखा है। काव्या का करेक्ट नहीं है, कौशिक का करेक्ट है। चलिए लेट्स चेक आउट द आंसर। अमित का भी करेक्ट नहीं है। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब ज्यादा होगा, अब कैसे पता लगाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। एक और आंसर आया हमारे पास, तुषार, ये भी गलत है। आप कह रहे हो ये होगा या ये होगा। आप लोगों ने इसमें एक कॉमन चीज नहीं देखी, सभी में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर किसका कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होता है ये भी आपको पता है। अगर एक्स की जगह ओ हो, ये हो तो वो प्लस m से इलेक्ट्रॉन अपने देंगे, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये बाहर थोड़ा ना जाएगा। Cl अगर यहाँ पे लगा हुआ है, RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो जो आपका Cl है वो एक तरह से मुझे बोलना चाहिए कि एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, या जिसको तुम बोलते हो गुड लीविंग ग्रुप है, ठीक है। ये तो स्टेबलाइज हो रहे हैं, वहां पे जाके मजे कर रहे हैं भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ये थोड़ा ना देगा, ये तो क्या करेगा माइनस आई देगा, ठीक है। तो ये तो कहेगा कि मुझे ले दो, ये बाहर जाएगा अच्छे से, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए ये देगा। बाकी सब तो इसमें स्टेबलाइज हो रहे हैं, बाकी सब तो वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे वो वहां पे स्टेबल होके अटैच रहेंगे। Cl उसमें माइनस आई ऑपरेट करेगा और गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका डी।
जो कि एक दो बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन है 10। आज तो हम बहुत दूर है अपने टारगेट से। Which one of the following, which type of the isomerism, which type of the isomerism is shown by 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन किस तरह का आइसोमेरिज्म देता है? सबसे पहला है स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल, डायास्टीरियो। गो फॉर इट। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। द IUPAC नेम of the compound is? A है 3,3 डाइमिथाइल 1-hydroxy cyclohexane. B is 1,1-dimethyl 3-hydroxy cyclohexane. And C है 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। और लास्ट ऑप्शन है 1,1 डाइमिथाइल 3 साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ जी, हमारे पास जो आंसर आया है 10th क्वेश्चन का आया है। 10th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया है सी करेक्ट है। कैसे? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन हो गया इस तरीके से, डाइक्लोरो, ठीक है, CH3H तो ये दो स्टार कार्बन एटम है जिन पे 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। 3 ये ग्रुप डिफरेंट, एक बड़ा सा डिफरेंट, 3 ये ग्रुप डिफरेंट, एक ये सारा बड़ा डिफरेंट। तो इसका मतलब है आइसोमेरिज्म वो कैसा एग्जिबिट करेंगे? तो वो 2 कायरल सेंटर होंगे और डेक्स्ट्रोली वो बनाएंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। 11th क्वेश्चन का आंसर अभी किसी का सही नहीं, एक बच्चे का सही है। 11th का अभी दिया ही नहीं है तुम लोगों ने। मैम देख अक्षिता लो। का सही है, काव्या का सही है, ये 2 स्टूडेंट का सही है। मैंने 11 का किया है टाइप। 11th का आंसर करेक्ट सी है। आपको नंबरिंग शुरू करते हुए सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, इसको थोड़ा प्रायोरिटी देनी होती है। 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1-ol, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब 12th क्वेश्चन, which one of the following does not have sp2 hybridized carbon? A is a acetone, B is a acetic acid, C is a acetonitrile, D is the acetamide। तब तक आप इसका आंसर दो, हम अगला भी लिख देते हैं।
विच इज नॉट कायरल, ये भी बहुत आसान है। वन क्लोरोपेंटेन, टू क्लोरोपेंटेन, वन क्लोरो, टू मिथाइल पेंटेन, थ्री क्लोरो, टू मिथाइल पेंटेन। गो फॉर इट। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों ने आंसर दिया है, जो है किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, वो जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है। अक्षिता का भी, कौशिक का भी, 2 ही बच्चों ने आंसर दिया। 13th का भी किसी ने नहीं दिया। तो चलिए 12th का आंसर दीजिए जल्दी। ट्वेल्थ का प्रिंस आपका सही नहीं है। हर्ष का 13th का सही नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये आप तब कर सकते हो जब आपको फॉर्मूले आते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो ये sp2 है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसमें आपको sp2 नजर आ रहा है। एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एसिटोनाइट्राइल है। ठीक है, इसमें ये sp3 है और ये sp है, इसमें sp2 नहीं है। एसिटामाइड का भी होता है CH3CONH2, इसमें भी sp2 है। तो एसिटोनाइट्राइल में sp तो है पर sp2 नहीं है। विच इज नॉट कायरल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। विच इज नॉट कायरल, ये कैसे तुम लोगों ने गलत कर दिया। वन क्लोरोपेंटेन देखो तुम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप Cl लगा दोगे तो आप जो मर्जी करते जाओ बेटा, अब हर जगह पे 2 हाइड्रोजन तो है ही है। ठीक है, तो ये नॉट कायरल है, पहला ही ऑप्शन छट गया था। मानसिका करेक्ट है। चलिए 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंगेस्ट फॉलोइंग कंपाउंड द optically active alkane having lowest molecular mass is, तो A है CH3 CH2 CH2 CH3, B है CH3 CH2 CH CH3 CH3, C है CH3 CH C2H5 H, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव क्या है। जल्दी जल्दी से बताइए। काव्या नॉट करेक्ट, कौशिक करेक्ट, फ्रेंड्स करेक्ट। बेटा ऑप्टिकली एक्टिव में चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ना, ये देखो सब में इसमें है, इसमें तो ये 2 सेम है, इसमें तो कुछ भी सेम नहीं है, इसमें तो sp2 sp आ गया ये, जबकि sp3 होना चाहिए।
जितने भी आंसर अभी आए हैं सब करेक्ट है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग will have a meso isomer also? मीजो फॉर्म भी किसकी बनती है? दिस इज अ 2-chlorobutane 2,3-dichlorobutane 2,3-dichloropentane 2-hydroxy propanoic acid. Go for it, beta. चलिए बेटा, चलो तब तक मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ, आप जब तक ट्राई कर रहे हो। The following reaction CH3 thrice CBr thrice CBr plus water gives CH3 thrice COH plus HBr is, कैसा रिएक्शन है बच्चा? बहुत आसान क्वेश्चन, एलिमिनेशन। ये भी आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए जी क्या हो सकता है? हाँ जी, 15 का मीजो किसका बनेगा? किसका मीजो बनेगा भाई? मैम डी का। डी इज अ करेक्ट आंसर। मीजो के लिए कंडीशन याद है? 2 कायरल और पीओएस सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डाइक्लोरोब्यूटेन, तो ये क्या स्ट्रक्चर होगा? 2 क्लोरो है, 1 H है, CH3 है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ नजर आ रहा था। 2 कायरल भी है। तो बाकी ये कैसा रिएक्शन है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया होगा सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, सबका आंसर सही है। इसमें सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्योंकि एलिमिनेशन होता है तो डबल बॉन्ड आता है। फ्री रेडिकल कोई मैकेनिज्म के बारे में पूछ नहीं रहा, रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। तो इसके साथ हमने 31 क्वेश्चंस कर लिए हैं इससे। अब आपको बहुत आसान भी लग रहा होगा, बिकॉज यू हैव यहाँ पे पढ़ चुके हो, पेपर दे के आए हो, तैयार कर चुके हो, तो ये थोड़ा सा क्वाइट इजी जा रहा होगा आपका। तो अभी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा आपका?